So the next chapter we are going to start today is carboxylic acid. Chapter number 20 है हमारा इस और second year की chemistry का, and this is carboxylic acids. Carboxylic acids are the organic compounds which have a carboxyl group as their functional group. ये जो group है जिसको sometimes हम COOH ऐसे combined form में भी लिख लेते हैं, इसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, sometimes carboxylic acid group भी कहते हैं. And all those organic compounds which have this carboxyl group in their structure as a functional group, they are known as carboxylic acids. अब ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, itself it is combination of two functional groups. खुद ये दो functional groups का combination है. एक उसमें कार्बोनाइल ग्रुप है और दूसरा उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं. एक कार्बोनाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. कार्बोनाइल ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स. अब हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी पढ़ चुके, जिसमें ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इट हैज गॉट इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती है. और हम अल्कोहल्स भी पढ़ चुके जिसमें ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इट हैज गॉट इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में क्या होता है कि ये दोनों फंक्शनल ग्रुप्स इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ. अब जब ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, तो दे इफेक्ट ईच अदर्स प्रॉपर्टीज. हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अटैच होने से कार्बोनाइल ग्रुप की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और वो अब प्योरली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कार्बोनाइल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करता. वो तो एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हमने पढ़े थे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, तो यहाँ वो उस तरह बिहेव नहीं करता और वो वाला बिहेवियर शो नहीं करता. और कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं एंड इट डज नॉट बिहेव प्योरली लाइक द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स. अब वो अल्कोहल्स वाली प्रॉपर्टीज शो नहीं करते. तो जब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप्स इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो दे बोथ इफेक्ट ईच अदर्स प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और एज अ रिजल्ट अब एक टोटली एक न्यू सेट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो है वो डेवलप हो जाता है और एक नई क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बन जाती है, जो ना तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की तरह बिहेव करती है और ना तो अल्कोहल्स की तरह बिहेव करती है. तो एक नई होमोलोगस सीरीज बन जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं. तो ये तो हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है. दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव द कार्बोक्सिल ग्रुप एज देयर फंक्शनल ग्रुप. अब इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं. नाउ फर्स्टली बेस्ड अपॉन the nature of hydrocarbon group to which that carboxyl group is attached, हम उनको क्लासिफाई करेंगे एज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स. एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. इफ दिस कार्बोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू एन अल्काइल ग्रुप, किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ वो अटैच्ड है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ग्रुप, then those carboxylic acids will be known as aliphatic carboxylic acid. And if this carboxyl group is directly bonded to a carbon of benzene ring, benzene ring के कार्बन के साथ अगर वो carboxyl group directly bonded हो, तो फिर उनको हम aromatic carboxylic acids कहेंगे. और फिर ये अल्कोहल्स में भी और फिनोल में भी हमने पढ़ा था कि अगर ये इस तरह बॉन्डेड होगा तो ये एलिफेटिक होगा, ये एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि अब कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है. तो दिस वन इज नॉट एन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस विल बी कंसीडर्ड एज एलिफेटिक. तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए कार्बोक्सिल ग्रुप शुड बी डायरेक्टली बॉन्डेड टू अ कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग. तो एक ये क्लासिफिकेशन इनकी की जा सकती है. फिर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप्स भी हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं. और जिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सिर्फ एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप होगा उनको हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं. मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स. और अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में दो कार्बोक्सिल ग्रुप हो तो फिर हम उसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं. सो दे कैन बी क्लासिफाइड as monocarboxylic acids and dicarboxylic acids on the basis of number of carboxyl groups they have.
ये अब एलिफेटिक में भी दोनों टाइप्स हो सकती हैं और एरोमेटिक में भी दोनों हो सकती हैं। लाइक एलिफेटिक में CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH जो एसिटिक एसिड होता है, दिस इज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी में अगर हम ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मेलोनिक एसिड हम इसको कहते हैं। सो दिस इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली एरोमेटिक में ये बेंजोइक एसिड है, इट हैज वन कार्बोक्सिल ग्रुप, सो दिस इज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी बेंजीन रिंग में अगर दो कार्बोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड हों, थैलिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, तो दिस विल बी एन एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, फर्स्टली एज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंडिंग अपॉन द हाइड्रोकार्बन ग्रुप टू विच दैट कार्बोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड। और सेकेंडली फिर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं on the basis of number of carboxyl groups they have in their structure as monocarboxylic acid and dicarboxylic acids। वो monocarboxylic acid और dicarboxylic acids वो एलिफेटिक में भी हो सकते हैं, एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। वो एरोमेटिक में भी हो सकते हैं, एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो कुछ इनका इंट्रोडक्शन हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं और इनको हम किस तरह से किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है इनका नॉमेनक्लेचर। इनके जो कॉमन नेम्स हैं वो कुछ हम डिस्कस कर चुके एल्डिहाइड्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ते हुए, चूंकि हमने पढ़ा था कि एल्डिहाइड्स के जो कॉमन नेम्स होते हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कार्बोक्सिल ग्रुप तो प्रेजेंट है एज फंक्शनल ग्रुप और इसकी एक वैलेंसी वेकेंट होती है। इन सिंपलेस्ट केस दिस कार्बोक्सिल ग्रुप शुड बी अटैच्ड विद वन हाइड्रोजन एटम। तो ये टोटल इस कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन एटम है, दिस इज वन कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इन सेकंड केस आप इस कार्बोक्सिल ग्रुप को जो स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप है उसके साथ आप अटैच करो मिथाइल ग्रुप के साथ, तो टोटल 2 कार्बन हो गए इसमें, दिस इज अ 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली 3 carbon carboxylic acid will be like this, then 4 carbon carboxylic acid, 5 carbon carboxylic acid and so on। तो ये तो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए। पहले इनके कॉमन नेमिंग की बात की जाए जो हमने एल्डिहाइड्स के नॉमेनक्लेचर में पढ़े भी, तो ये जो 1 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है दिस इज नोन एज फॉर्मिक एसिड। और इसको फॉर्मिक एसिड कहने की रीजन कि दिस इज फाउंड इन फॉर्मिका, और फॉर्मिका चींटियों को कहते हैं, एंड्स, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो हैं उनके स्टिंग के अंदर ये फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, उनको फॉर्मिका कहते हैं, इसलिए इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। This 2 carbon carboxylic acid is known as acetic acid because this is found in acetum। एसिटम विनेगर को कहते हैं, तो ये विनेगर में यानी एसिटम के अंदर होता है, इसलिए इसको एसिटिक एसिड। 3 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। अच्छा, जहां कहीं कुछ, क्योंकि कॉमन नेम्स का कोई एक ऐसा वेल सेट रूल्स तो नहीं होते नेमिंग के, कहीं किसी बेस पे उनका नाम रख लिया जाता है, कहीं किसी नाम पे बेस पे रख लिया जाता है। इनके नेम्स लाइक अगर हम देखें तो दे आर बेस्ड अपॉन द सोर्स फ्रॉम विच वी आर गेटिंग देम, और इसका देखें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर बेस्ड है। दिस 4 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज ब्यूटायरिक एसिड। ये भी आपको बताया था, ब्यूटायरिक एसिड ब्यूटायरम में ये होता है, ब्यूटायरम बटर को कहते हैं, तो इसलिए इसको ब्यूटायरिक एसिड कह दिया। 5 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड को पेंटियोनिक एसिड भी कहते हैं, पेंटियोनिक, जिस तरह ये प्रोपियोनिक एसिड था, पेंटियोनिक एसिड, या फिर इसको हम वेलेरिक एसिड भी कहते हैं, पेंटियोनिक एसिड और वेलेरिक एसिड। तो ये कुछ कॉमन नेम्स है और कॉमन नेम्स का कोई सिस्टम नहीं होता नेमिंग का, वो आपको याद रखने होते हैं, कुछ कॉमन नेम्स जो गिवन हो वो आपको याद रखने। तो ये इनके कुछ कॉमन नेम्स हो गए। अच्छा, समटाइम्स जब उसमें ब्रांचेस वगैरह आ जाती है तो उसके लिए कॉमन नॉमेनक्लेचर में जो मेथड्स यूज किए जाते हैं, लाइक ये 2 कार्बन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये यही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एसिटिक एसिड है। अब अगर इसके तीनों हाइड्रोजन्स को ये 3 मिथाइल ग्रुप्स रिप्लेस कर लें, आईयूपैक नेम तो बाद में पढ़ेंगे, कोई प्रॉपर आईयूपैक सिस्टमैटिक नेम होगा, लेकिन अगर इस एसिटिक एसिड के इन तीनों हाइड्रोजन्स को इन मिथाइल ग्रुप्स ने रिप्लेस किया है
तो कॉमन नॉमेनक्लेचर में समटाइम्स हम इसको ट्राइमीथाइल एसिटिक एसिड कहते हैं. ओरिजिनली दैट वाज एन एसिटिक एसिड. Now 3 hydrogens of the methyl group are replaced by 3 methyl groups. तो इसको हम क्या कहेंगे? Trimethyl acetic acid. तो कॉमन नेमिंग इस तरह की जाती है. Sometimes like उसमें कोई और सब्स्टिट्यूएंट्स और अल्काइल ग्रुप्स उसमें अटैच्ड हों, इस तरह से. फॉर एग्जांपल, तो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं. अल्फा कार्बन के साथ बीटा कार्बन, फिर गैमा कार्बन. अब अगर इसमें इतने ही कार्बन हैं 1 2 3 4, तो ओरिजिनली ये क्या होना चाहिए? ये ब्यूटायरिक एसिड होना चाहिए. अब जब ये ब्यूटायरिक एसिड है तो इसके अगर इधर बीटा कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो तो हम इसको क्या कहेंगे? बीटा मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड. कॉमन नॉमेनक्लेचर की बात हो रही है अभी तक. बीटा मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड. ओरिजिनली दैट वाज अ ब्यूटायरिक एसिड, 4 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड. अब उसका के बीटा कार्बन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो बीटा मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड. इधर अल्फा कार्बन पे भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो तो अल्फा बीटा डाइमिथाइल ब्यूटायरिक एसिड. तो इस तरह से कुछ अगर ब्रांच हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हों तो उनकी नेमिंग हम इस तरह से करते हैं. ये कुछ कॉमन नेमिंग के हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली कि कॉमन नेम्स हम कैसे लिखते हैं इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अब इनके जो आयोपैक नेम्स हैं, तो आयोपैक नेम्स दे आर वेरी सिंपल. वो सिस्टमेटिक चूंकि होते हैं तो वो इजियर हो जाते हैं. आयोपैक नेम्स हम इनके डिराइव करते हैं फ्रॉम एल्केन. रिस्पेक्टिव एल्केन के नेम से एज यूजुअल हम डिराइव करते हैं. और एल्केन के नेम से कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम डिराइव करने के लिए उस एल्केन की जो एंडिंग ई है उसको रिप्लेस करते हैं विद ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड. एल्केन से alkanoic acid. IUPAC names of these carboxylic acids are derived from the names of respective alkanes by replacing the ending E with the suffix oic acid. For example, ये जो formic acid है 1 carbon carboxylic acid है. 1 carbon alkane is methane. अब उसकी जो ending E है इसको हमने replace करना है with oic acid. तो मीथेन से मेथेनोइक एसिड. 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिटिक एसिड इन कॉमन नॉमेनक्लेचर. अब 2 कार्बन एल्केन क्या होता है? ईथेन. तो ईथेन से इसका आयुपैक नेम हम जब डिराइव करेंगे तो एंडिंग ई विल बी रिप्लेस्ड बाय द सफिक्स ओइक एसिड, सो इट्स नेम विल बिकम एथेनोइक एसिड. ईथेन से एथेनोइक एसिड. 3 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है. 3 कार्बन एल्केन होता है प्रोपेन, तो प्रोपेन से इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड. ब्यूटायरिक एसिड दैट इज अ 4 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड. 4 कार्बन एल्केन होता है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन से इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड. वैलेरिक एसिड दैट इज अ 5 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड. तो 5 कार्बन एल्केन का नाम क्या होता है? पेंटेन. तो पेंटेन से इस कार्बोक्सिलिक एसिड का आयुपैक नेम होगा पेंटेनोइक एसिड. ये तो कुछ सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड के आयुपैक नेम्स हो गए एंड दे आर वेरी सिंपल. दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ रिस्पेक्टिव एल्केन्स by changing the ending E with oic acid. तो मीथेन से मेथेनोइक एसिड, इथेन से एथेनोइक एसिड, प्रोपेन से प्रोपेनोइक एसिड एंड सो ऑन. अब जो कुछ ब्रांच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारे पास होंगे, like this is a carboxylic acid. तो आपने सबसे पहले क्या करना है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम्स स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप. अच्छा, एक चीज याद रखें कि जस्ट लाइक एल्डिहाइड ग्रुप, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है दैट इज अ टर्मिनल ग्रुप. वो हमेशा चेन के एक एंड पे होता है, उसकी पोजीशन हमेशा 1 ही होती है, इसलिए हमें उनकी पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती. हमने इन सब में किसी कहीं भी कार्बोक्सिल ग्रुप की पोजीशन मेंशन नहीं की, बिकॉज दैट कार्बोक्सिल ग्रुप इज अ टर्मिनल ग्रुप. वो एक एंड पे ही प्रेजेंट होता है और उसकी पोजीशन हमेशा 1 ही होती है. एक बात. और दूसरी बात,
एल्डिहाइड्स की तरह ही यहां भी आप जब लॉन्गेस्ट चेन स्टार्ट करोगे तो हम कहेंगे सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम्स स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। वहां एल्डिहाइड के ग्रुप के कार्बन से हम स्टार्ट करते थे, यहां भी हमने यही करना है, स्टार्ट यही से करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है हमने स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, यहां से स्टार्ट करते हुए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 6 भी हो सकता है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसमें ये कार्बोक्सिल ग्रुप वाला कार्बन इंक्लूडेड नहीं होता, तो हम इसको एज अ पेरेंट चेन मार्क नहीं कर सकते, हमने स्टार्ट यहीं से करना। तो यहां से स्टार्ट लेके हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन बनता है वो फिर ये वाला बनता है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। और इसमें अब कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन एल्केन का नाम होता है पेंटेन, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड, पेंटेन से पेंटेनोइक एसिड। फिर उसके बाद बस यही एंड नेम जो होता है पेरेंट नेम, इसको चेंज डिफरेंट क्लासेस के लिए हमें करना होता है। बाकी रूल सारी क्लासेस में वही चलते हैं जो हम एल्केन से ऑनवर्ड पढ़ते आ रहे हैं, कि आपने सारे अल्काइल ग्रुप्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है अलोंग विद देयर पोजीशंस। तो अब इसमें हमारे पास ये दो अच्छा नंबरिंग भी करनी है, अभी मैंने नंबरिंग नहीं की। तो नंबरिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप, क्योंकि ये एक एंड पे है, ये हमेशा कार्बन 1 रहेगा। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो अब इसके ऊपर हमारे पास ये एक इथाइल ग्रुप है, ये दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। पहले इथाइल ग्रुप लिखेंगे जो कार्बन 2 पे है, सो 2 इथाइल। फिर कार्बन 3 के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो 3 3 डाई मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। तो सिर्फ ये एंड नेम जो है वही चेंज करना होता है हमें, बाकी रूल सारे वही हैं जो हम एल्केन्स के केस से पढ़ते आ रहे हैं। नाउ दिस इज अनदर कार्बोक्सिलिक एसिड। और आप में से बहुत सारे लोग अगर ये समझ रहे हैं कि अभी एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो दिस इज नॉट एन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज एन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, राइट। तो इसी तरह से इसकी नेमिंग करनी है। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन मार्क करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। और इस केस में हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगा वो ये वाला चेन बनेगा, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। जो बेंजीन रिंग के कार्बन एटम्स हैं बेशक वो 6 हैं, बट दे आर नॉट अ चेन, वो चेन नहीं है, वो रिंग है। तो हमने तो स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करना है। तो इसमें अब हमारे पास कार्बन आगे 1 2 3 4 एंड 5 अगेन। सो दिस विल बी फ्रॉम पेंटेन, दिस विल बी अ पेंटेनोइक एसिड। फिर हमने नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग एज यूजुअल स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। सो दिस इज कार्बन 1 2 3 4 5। अब जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं दो ही ग्रुप्स हैं हमारे पास, ये मिथाइल ग्रुप है CH3, और ये बेंजीन रिंग क्या होता है C6H5, जिसको हम क्या कहते हैं फिनाइल ग्रुप। तो इस पेंटेनोइक एसिड के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, एक फिनाइल ग्रुप है, जिनको हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है अलोंग विद देयर पोजीशंस। तो M पहले आता है, तो मिथाइल ग्रुप हम पहले लिखेंगे विच इज एट 2 कार्बन। सो 2 मिथाइल, कार्बन 3 पे फिनाइल ग्रुप है तो 3 फिनाइल, 2 मिथाइल 3 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। इस तरह से इसकी नेमिंग हो जाएगी। कोई और एग्जांपल्स मैं इसकी कर लेता हूं।
Now this is another carboxylic acid. Again, first of all, we have to select the longest continuous chain of the carbon atoms starting from the carbon of carboxyl group. तो इस केस में हमारे पास 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. अब ये दो 5 कार्बन के चेन बन रहे, तो ऐसे केस में हमने उस चेन को सिलेक्ट करना होता है दैट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स. तो वो सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा जो आपके बनते हैं वो इस चेन के ऊपर बनते हैं. सो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा और इसमें कार्बन हैं 1 2 3 4 5. सो अगेन ये 5 कार्बन पेंटेन से ये हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड. पेंटेनोइक एसिड नंबरिंग करनी है, दैट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप 1 2 3 4 एंड 5. अब सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना हमने. तो ये 1 2 और 3 ये तीन तो मिथाइल ग्रुप्स हैं, एक इथाइल ग्रुप है. तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले चूंकि इथाइल आता है 3 कार्बन पे, तो हम लिखेंगे 3 इथाइल. फिर हमारे पास 2 3 4 तीन मिथाइल ग्रुप्स हैं, 2 3 4 ट्राइमिथाइल पेंटेनोइक एसिड. राइट. तो ये इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का कुछ नॉमेनक्लेचर हो गया. दैट इज वेरी सिंपल कि एल्डिहाइड्स की तरह एक्चुअली नेम है. सारा बाकी नॉमेनक्लेचर एल्डिहाइड्स की तरह होता है. एंड नेम एल्डिहाइड्स के केस में ई जो था उसको हम एल से रिप्लेस करते थे. इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम उसको ओइक एसिड से रिप्लेस करते हैं. तो एल्केनोइक एसिड के पैटर्न पे इनके नेम्स होते हैं. फिर जो कुछ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स की भी आपकी बुक में एग्जांपल्स गिवन है, उसकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको करवा देता हूं कि आपने इनको कैसे इनकी नेमिंग करनी है. तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स में एक तो उनके कुछ कॉमन नेम्स हैं, जाहिर है वो तो आपको एज इट इज याद रखने होते हैं, बट आईयूपैक नेम्स. तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स को आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में हम एल्केन डायोइक एसिड, डायोइक एसिड, एल्केन डायोइक एसिड्स हम उनको कहते हैं. जिस तरह अगर आपको अल्कोहल्स का याद हो तो मोनो हाइड्रिक अल्कोहल्स जो थे उनको हम एल्केनोल्स कहते थे, मेथेनॉल एथेनॉल प्रोपेनॉल. जो डायहाइड्रिक अल्कोहल्स थे उनको हम एल्केन डायोल्स कहते थे. ग्लाइकोल को हमने कहा था इथेन डायोल, ग्लिसरॉल को हमने कहा था प्रोपेन ट्रायोल. तो इसी तरह से जो नॉर्मल जम वन का मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड दे आर एल्केनोइक एसिड्स, और जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं दे आर एल्केन डायोइक एसिड. तो इसमें सिंपलेस्ट हमारे पास जो होता है उसमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप्स ही एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं. ये तो अब इसमें टोटल कार्बन्स 2 हैं और कार्बोक्सिल ग्रुप भी 2 हैं. तो इसका आईयूपैक नेम होगा इथेन डायोइक एसिड. इथेन डायोइक एसिड. वैसे कॉमन नेम इसका है ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड का आईयूपैक नेम क्या होगा? इथेन डायोइक एसिड. सिमिलरली अब इसमें 1 2 3 टोटल 3 कार्बन्स हो गए और 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं. तो दिस इज प्रोपेन डायोइक एसिड. आप इन दोनों की पोजीशन भी मेंशन कर सकते हो. एक कार्बोक्सिल ग्रुप 1 पे है, एक 3 पे है, तो आप 1,3 प्रोपेन डायोइक एसिड लिख सकते हो या प्रोपेन 1,3 डायोइक एसिड भी लिख सकते हो. 1,3 प्रोपेन डायोइक एसिड या प्रोपेन 1,3 डायोइक एसिड. लेकिन वो चूंकि टर्मिनल ग्रुप्स हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, तो वो दोनों एंड पे ही होते हैं. अंडरस्टूड है, एक फर्स्ट एक लास्ट. तो आप ना भी मेंशन करो तो फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, इसको मेलोनिक एसिड फिर कहते हैं. मेलोनिक एसिड, इसका कॉमन नेम मेलोनिक एसिड है. सिमिलरली आपकी बुक में गिवन है, नॉट सो मच डिफिकल्ट, आपने वहां से सिंपली देख लेना. इस तरह टोटल 4 कार्बन हो जाएंगे तो ब्यूटेन डायोइक एसिड. सक्सिनिक एसिड उसका कॉमन नेम है, बुक में गिवन होगा. उसमें टोटल 5 कार्बन होंगे तो पेंटेन डायोइक एसिड, जो ग्लूटारिक एसिड उसका कॉमन नेम है. कॉमन नेम्स आपको याद रखने. 6 कार्बन टोटल हो जाएंगे तो हेक्सेन डायोइक एसिड, एडिपिक एसिड उसका कॉमन नेम है.
तो जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दे आर नेम्ड एज एल्केन डायोइक एसिड, इथेन डायोइक एसिड, प्रोपेन डायोइक एसिड, ब्यूटेन डायोइक एसिड एंड सो ऑन। तो कॉमन नेम्स कुछ के उनमें साथ मेंशन्ड है, वो आपको एज इट इज याद रखने हैं। अच्छा, फिर एरोमेटिक के केस में जो एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो हम पढ़ चुके, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड। अब इसमें अगर दो कार्बोक्सिल ग्रुप्स आ जाएं तो आयुपैक नोमेनक्लेचर में बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, आयुपैक नेम इसका क्या होगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे तो 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, वो तो इसकी पोजीशन है। और जो इसका कॉमन नेम है, इसको पैथेलिक एसिड कहते हैं। पैथेलिक एसिड इसका कॉमन नेम है। आयुपैक नेम बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए, अगर ये इधर होता तो 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सो ऑन। तो ये कुछ नोमेनक्लेचर था इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। और नोमेनक्लेचर, क्योंकि आयुपैक नोमेनक्लेचर पर्टिकुलरली वो जितना हम आगे चलते जाते हैं वो सिंपलर हो जाता है। पेरेंट नेम डिफरेंट क्लासेस के लिए हम थोड़ा डिफरेंटली डिराइव करते हैं, अदरवाइज उसके जो बाकी जो रूल्स होते हैं वो तो सब केसेस में वही रिपीट होते हैं, सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना एंड सो ऑन, वो सारी चीजें वही होती, राइट। यहाँ कुछ जो पर्टिकुलरली आपकी बुक में जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के भी कुछ कॉमन नेम्स गिवन है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के पर्टिकुलरली जो कुछ कॉमन नेम्स गिवन है, मेलोनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड है, ग्लूटेरिक एसिड, फिर उसके बाद आप देखो एडिपिक एसिड। तो समटाइम्स मैंने आपको बताया था कि जब नेम से स्ट्रक्चर ड्रा करने को कहा जाता है तो फिर इस तरह के कॉमन नेम्स पूछे जाते हैं, तो उनको आपने याद रखना है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें इनकी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, बल्कि फिजिकल प्रॉपर्टीज से पहले अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देख लें और उसके बेस पे हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो दैट विल बी इजियर। तो स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो कार्बन होता है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप वाला कार्बन है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जिसके ऊपर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। तो यूजिंग one of the sp2 hybridized orbital and one unhybridized 2pz ऑर्बिटल, ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। मैं अगर इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रा करूं, जिस तरह की ज्योमेट्री भी जो शो करे, तो फिर वो इस तरह होनी चाहिए एक्चुअली। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है, लाइक दिस, बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो ये इस तरह से है। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड having 3 sp2 hybrid orbitals and one unhybridized 2pz orbital. तो अब using one of the sp2 hybrid orbital and one unhybridized 2pz orbital, ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है विद ऑक्सीजन, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड। बाकी जो दो sp2 ऑर्बिटल्स बच के, एक इस ऑक्सीजन के साथ जो फिर आगे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, और एक sp2 ऑर्बिटल्स को यूज करके ये एक और कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, जो मोस्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। और इस केस में ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये भी पोलर है ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी पोलर है, और फिर ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है ये भी पोलर इन नेचर है। तो दिस इज दे आर क्वाइट स्ट्रांगली पोलर मॉलिक्यूल्स। और इसी पोलर नेचर की वजह से ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल हो गया दैट इज पोलर इन नेचर। और इसी तरह का एक दूसरा अगर हम यहां ड्रॉ करें कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल पोलर इन नेचर। अब इस पोलर नेचर की वजह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन दूसरे के कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा,
इसका हाइड्रोजन उसके ऑक्सीजन के साथ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और इस तरह के डायमर्स फॉर्म करेंगे। डायमर्स क्या होते हैं? जब टू मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड हो जाए तो डायमर फॉर्म होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के दो दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके साइक्लिक डायमर्स फॉर्म करते हैं और किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये हमेशा इन्हीं साइक्लिक डायमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। चूंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स इस तरह से एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके वो इस तरह के साइक्लिक डायमर्स फॉर्म करते हैं। डायमर का मतलब टू मॉलिक्यूल्स एडेड टुगेदर। और जब किसी पोलर सॉल्वेंट में ऐड करेंगे फिर तो ये उन पोलर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। बट जब किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम इनको ऐड करते हैं तो फिर क्योंकि सॉल्वेंट नॉन पोलर है ये उसके साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते नहीं है, देन दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद ईच अदर एंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सच साइक्लिक डाइमर्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अच्छा, अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अब इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो हायर होते हैं एंड दे आर इवन हायर देन रिस्पेक्टिव अल्कोहल्स। क्योंकि अल्कोहल्स में सिर्फ एक OH ग्रुप ही होता है ना जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। इनमें उस OH ग्रुप के साथ साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप भी है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द अदर मॉलिक्यूल। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा फॉर्म होते हैं एज कंपेयर टू रिस्पेक्टिव अल्कोहल्स। इसलिए इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स रिस्पेक्टिव अल्कोहल्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से हायर होते हैं। थर्डली, इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, पोलर इन नेचर होने की वजह से वो पोलर सॉल्वेंट्स के साथ लाइक वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। And due to the formation of these hydrogen bonds with water molecules, they are highly soluble in water as well. They have high solubility in water. They have high melting and boiling points. And then they exist in the form of cyclic dimers due to this intermolecular hydrogen bond. तो ये तो इनकी स्ट्रक्चर हो गई, पोलर नेचर हो गई, और उसी पोलर नेचर की वजह से दे फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद ईच अदर with the polar molecules of the solvents. As a result, they have higher melting and boiling points. As a result, they exist in the form of cyclic dimers, and as a result, they are more highly soluble in water. नेक्स्ट एक जो छोटा सा यहाँ टॉपिक जो डिस्कस किया गया है वो है इनकी एसिडिटी। वैसे तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं, फिनोल्स के चैप्टर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स और फिनोल्स की एसिडिटी को कंपेयर किया था और वहां हमने ये पढ़ा है कि these carboxylic acids are strongly acidic than the phenols as well. फिनोल से भी ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक है और उसकी रीजन जो जो हमने पढ़ी थी कि ये फिनोल से ज्यादा एसिडिक क्यों है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कि ये जो कार्बन होता है ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है which has greater s character as compared to the sp3 hybridized carbon of alcohols. इसका s कैरेक्टर ग्रेटर है। जब इसका s कैरेक्टर ग्रेटर होता है तो ये यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट इस हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा और उसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, उसको एज अ प्रोटॉन डोनेट करने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सो दे आर ग्रेटली एसिडिक, वन ऑफ द रीजन द ग्रेटर एस कैरेक्टर ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन। दूसरा हमने जो इसकी रीजन पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि ये जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है प्रेजेंट इन दिस ऑक्सीजन, दे आर इन कंजुगेशन विद दीज पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इस ऑक्सीजन के ये जो दो लोन पेयर्स हैं दे आर इन कंजुगेशन विद दीज पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स और कंजुगेशन होने की वजह से ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं लाइक दिस, यहाँ पे शिफ्ट होते हैं डबल बॉन्ड और ये पाई इलेक्ट्रॉनिक पेयर इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाता है। जिससे ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर हो गया। इस ऑक्सीजन पे अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को और ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा और एज अ रिजल्ट उसकी एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा फैक्टर हमने ये पढ़ा था कि आफ्टर द डोनेशन ऑफ द प्रोटॉन जो बनता है कार्बोक्सिलेट आयन, आफ्टर द डोनेशन ऑफ प्रोटॉन
जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, वो स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस की वजह से कैसे? ये इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां इधर शेयर करके डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर ट्रांसफर हो जाता है और इसकी ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनती है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये दो इसकी चूंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करती हैं। और हमने वहां पढ़ा था कि इसकी तो सिर्फ दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करती हैं, हालांकि फिनोल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इससे ज्यादा होती हैं, लेकिन जो कार्बोक्सिलेट आयन की ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो ज्यादा स्टेबल होती हैं एज कंपेयर टू द नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द फिनॉक्साइड आयन। ये तो कार्बोक्सिलेट आयन जो है दैट इज मोर स्टेबल, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं। ये सारी चीजें तो वो हैं जो हम पढ़ चुके। अब ये जो लास्ट पॉइंट है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है दैट इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रांगली एसिडिक। इसी चीज को अगर हम कंसीडर करें तो इसके बेस पे मैं यहां इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि अब आपका कार्बोक्सिलेट आयन है, दिस इज द कार्बोक्सिलेट आयन, और ये कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, चूंकि इसका नेगेटिव आयन इधर डीलोकलाइज हो जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो रिड्यूस हो जाता है, इसलिए वो मोर स्टेबल हो जाता है। तो अब अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो इधर अल्काइल ग्रुप है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो, सपोज नाइट्रो ग्रुप इज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये अटैच्ड हो, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ज्यादा जब अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रिड्यूस होगा, कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज हो जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स विल इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर इसी कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर इधर इस कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड हो, लाइक OH ग्रुप अटैच्ड हो जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर देगा, उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, तो एज अ रिजल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो प्रेजेंस ऑफ